बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानदीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं जी। पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन है जी और हमारा आपका साथ पूरा पीएसएल रहेगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। समहाउ देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच रखता है, बहुत अहमियत है इसकी। जिस तरह हमने देखा कि कल मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी इस इवेंट से बाहर हो चुके हैं, तो अगर इन्होंने भी ज़ल्मी ने हंट में रहना है और किसी तरह इनकी कोशिश है कि हम प्ले ऑफ की जो है मरला है उसमें हम क्वालिफाई कर सकें, तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कल डबल हेडर हमने देखा लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला गया। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और जो था कराची किंग्स के दरमियान, वो बहुत बड़े मार्जिन से हमने देखा कि कराची किंग ने विक्ट्री हासिल की। और जिस तरह मैंने बात की, मुल्तान सुल्तान पहली साइड बन चुकी है जो इस इवेंट से बाहर हो चुके हैं। क्या रीज़न्स हैं, क्या मिस्टेक थी, वो हम पहले भी बात करते हैं, आज भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैप्टन टॉप पे आ रहा है पॉइंट टेबल के ऊपर, टॉप बैटर के अंदर, और टीम जो है वो बॉटम पे है। और उसकी जो अप्रोच थी, जो ओवरऑल हम बात करें कि जो जेन्युइन होने की बात करते हैं हम लीग के अंदर, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। राइट पिक की बात करते हैं कि कौन से लड़के होने चाहिए एक टीम कम्बिनेशन के लिहाज से, उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कल जो सेकंड मैच था लाहौर कलंदर का और कोयटा ग्लैडिएटर का, शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस पीएसएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें पीक कर रही हैं राइट टाइम के ऊपर, विक्ट्रीज हासिल करके इस मैच में आई थी। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी था, बट समहाउ 11 ओवर का मैच हुआ, बारिश आई और उसके बाद वो मैच रोक दिया गया और दोनों टीम्स में एक एक पॉइंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जी। पूरा पीएसएल हमारे साथ है पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट लेजेंड, वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जुम्मा मुबारक आपको। सर आपको भी, देखने वालों को और सुनने वालों को भी जुम्मा मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। उमर भाई, पहले कल वाले मैचों की थोड़ी डिस्कशन कर लें। मुल्तान का तो हमें शुरू से ही नज़र आ रहा था कि जो कम्बिनेशन है वो भी ठीक नहीं है। उससे भी बढ़ के ये था, कल भी हमने इस पर बात की थी कि कैप्टन की जो अप्रोच है, मोहम्मद रिजवान के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी एज ए कैप्टन। एज ए प्लेयर तो चले आप पे होती है, बट कैप्टन आपने लीड करना होता है फ्रंट से। बट हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस पूरे पीएसएल के अंदर, अपने रन्स तो बनाए उन्होंने, बट उनके रन्स की वजह से टीम की विक्ट्री में कोई रोल प्ले नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? देखें, सबसे पहले आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो हम बात करते रहे हैं कि यार हमने एक पॉजिटिव मैसेज एज ए कप्तान हमने ड्रेसिंग रूम में देना है। ठीक है, वो टॉप पे है, टीम क्लिक नहीं कर रही, कुछ भी है, वो एक आप साइड पे कर दें। लेकिन कल के मैच को लेके, बल्कि मैं बोलूँगा कि इससे पहले जो बांग्लादेश का टूर अनाउंस हुआ है, आप ये देखें, उससे पहले यासर भी बहुत पॉजिटिव तरीके से खेल रहा था। लेकिन अब यासर भी देखें, 17 बॉलों पे उसने 26 किया है जी। अब कामरान गुलाम आया है, सर्कल में आया वो जी, अब वो देखें 25 बॉलों पे 29 कर रहा है। कि इन यंगस्टरों को भी वो एक होता ना कि दिल में आ गई है कि यार शायद हमें बांग्लादेश के लिए चांस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है जो बाहर कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, जो कप्तान बैठा हुआ है, कि भाई ये सारी चीज़ें एक साइड पे कर दो। अभी फिलहाल फ्रेंचाइज क्रिकेट चल रही है, पीएसएल चल रही है, हमने इस पे फोकस करना है और इसी की परफॉर्मेंस आपके काम आएगी। इसी की परफॉर्मेंस आपके काम आएगी। मैं इसके बाद कराची की भी बात करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कराची की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमने सबसे पहले मुल्तान की इस टाइम बात करें। आप ये देखें कि मुल्तान के जितने भी बैट्समैन हैं पाकिस्तानी, वो किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। भाई उन्होंने 150 चेस थोड़ी करना था या 160 थोड़ी चेस करना था, उन्होंने 200 प्लस चेस करना था। तो वो कैसे चेस होना था? कम से कम आप 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलें या 180 के प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, तब जाके ये चेज होना था। कि कामरान गुलाम को ये समझ ही नहीं आ रही कि यार हमने ये मैच जीतेंगे तो हम टूर्नामेंट में रहेंगे, टूर्नामेंट में रहेंगे हमें और मैच मिलेंगे, तो शायद मैं एज ए प्लेयर मैं और परफॉर्म करूंगा तो मेरा टूर कंफर्म हो जाएगा जी। लेकिन उसके दिलो दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही। जितने भी प्लेयर हैं, यासिर हो गया, कामरान हो गया, न्याजी हो गया, देख ले, इफ्तिखार हो गया। न्याजी तो खैर कराची की टीम में, बट इफ्तिखार भी हमने देखा। देखिए, न्याजी की भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी हम बात करें मुल्तान की जी। आप ये देखें कि अगर पॉजिटिव तरीके से खेलता या स्कोर को थोड़ा सा पास भी लेके जाता, तो शायद नीचे से आके कोई एक दो हिटें मारता तो मैच जीत भी सकते थे। जा सकता या तो हो ना कि उसकी कामरान की सर्कल के बाद बारी आई है, वो तो आप कहें कि हाँ भाई ठीक है भाई, नहीं मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, तो जब आपके जिस नंबर पे भी आपकी बारी 5वें 6ठे पे आपने आना है, वो देखें वो जितने भी मैच हैं वो नंबर 4 पे आया जी। ठीक है, नंबर 4 पे आया, या तो उसकी ऊपर से बैटिंग लंबी हुई है, ओपनर नंबर 3 पे खेलने वाले एंड तक गए हैं,
कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं कि इसकी सर्कल में बारी आई है, जैसे मैंने आपको बोला है कि वो राइट टाइम होता है कि यार टीम अगर मुश्किल में है तो हमने टीम को निकाल के कैसे लेके जाना है, तब आपका एक एज ए प्लेयर इमेज अच्छा पड़ता है कि नहीं यार अगर इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो ये टीम को भी निकाल के लेके जाता है और ये खुद भी अपना भी स्कोर करता है, तब ही आप बड़े प्लेयर बनते हैं। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आप 200 चेस कर रहे हैं और 25 बॉलों पे आप 29 कर रहे हैं, और आप ये देखें कि इसमें से इसने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं, आप मुझे बताएं। और तो हार्डली 2-3 बाउंड्रीज थी हाँ, इनकी। तो अगर वो 2-3 बाउंड्रीज भी आप निकाल दें तो इसका तो मेरा ख्याल है कि बॉलें ज्यादा हो जाएंगी, स्कोर कम हो जाएगा। उमर भाई, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रिजवान के ऊपर डबल प्रेशर था। एक तो भी रिसेंटली उससे कप्तानी छिनी थी T20 के अंदर, फिर टीम में कमबैक भी करना था, बट ये आइडियल सिनेरियो था उसके लिए कि कुछ ऐसा डिफरेंट करके दिखाता लीग क्रिकेट के अंदर कि सारे कहते हैं कि नहीं मोहम्मद रिजवान कीपर तो बेस्ट है ही है, वो हमारा प्लेयर भी बेस्ट है, और जितनी उसने 5-6 साल से उसने और बाबर ने ख़ास तौर पे कंसेक्टिव क्रिकेट खेली हुई थी, तो ये उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बट ये हम जो माइंड सेट हमने बहुत डिस्कस किया, शायद किसी ने इतना डिस्कस नहीं किया कि आप अपने रन्स बनाने के चक्कर में अब दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सब दुनिया समझती है कि आपका ये रोल नहीं काम करेगा, स्ट्राइक रेट मैटर करता है, उस तरह आप परफॉर्म करेंगे टीम जीतेगी। तो ये इतना सीनियर हो के, और जो प्रेस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी उनसे कप्तानी के वाले से पूछा गया, उसने कहा हाँ मेरे पे प्रेशर है, उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ को। तो आपको लगता है कि अब कैरियर ख़त्म हो गया रिजवान का T20 की हद तक, अगर देखा जाए मुश्किल अब उनका कमबैक करना? नहीं, इतनी जल्दी तो एज ए कप्तान या एज ए प्लेयर कैरियर ख़त्म होना नहीं चाहिए। अगर वो समझता है कि भाई मेरे से प्रेशर था, मेरे में है, तो भाई वो फिर क्यों T20 खेल रहा है, रिटायरमेंट दे दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एज ए प्लेयर उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा आप ये देखें कि रिजवान जब भी बड़ा शॉट मारता है, आप देखें कि वो सिर्फ बीच में से ही कैसे एक ही शॉट है, हाँ जी ठीक है, उसमें लग गई नहीं लगी, या तो खड़ी हो जाती है जी, ठीक है। न्यूजीलैंड टूर पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप कल के मैच में भी देख सकते हैं। रिजवान को एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन, मेरा वो छोटा भाई है, मेरा जूनियर है, मैं उसको सिर्फ ये बोलूँगा, जो आगे वाला बॉल है ना, अगर वो नया बॉल खेल रहा है तो अगर वो उसको सामने हिट मारेगा ना, अगर उसकी आधी भी लगेगी ना तो वो सर्कल क्रॉस कर जाएगी। हल्का सा मिडल भी होगा, छिक्का भी हो सकता है, थोड़ा सा बाहर होगा, मिड ऑफ के ऊपर से मारेगा, एक्स्ट्रा कवरेज के ऊपर से, जैसे टिम शेफर्ड और कल वार्नर लगाते रहे। ठीक है। अब आप ये देखें कि शॉट ही एक मारना है, अब भाई वो क्रिकेट तो नहीं रहेगी ना कि आपने जी वहीं पे बॉल आना है, हल्का सा वेरिएशन हुआ या थोड़ा सा पीछे हुआ, आराम से बॉल खड़ी हो जाती है। और उसके बाद आप ये देखें कि रिजवान आई डोंट नो कि क्यों इस माइंड से खेल रहा है कि यार मैंने कमबैक करना। भाई जब कमबैक होना ना, तो आपने अगर 15-20 भी किया होगा ना, तो आपकी टीम जीती होगी, तो आप दुनिया की नज़र में और सेलेक्टरों की नज़र में ये होंगे कि यार ये टीममेट है, ये टीम के लिए अच्छा करता है, ये 10-15 भी करता है, टीम जीत रही है, इसको दोबारा कमबैक करवाओ जी। तो आप ये इस माइंड से क्यों नहीं खेल रहे? आप क्या आप ये समझ रहे हैं कि यार मैं टॉप करूंगा तो मैं कमबैक कर लूंगा? हाँ, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है। और इवन जब इनको निकाला भी गया तो इसी वजह से किया कि मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर आपने टॉप करना है ना, तो आपने 160 या 170 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आप कमबैक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक करना T20 में। इवन के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इवन आपको वनडे में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वनडे में भी अगर आपकी 1-2 सीरीजें खराब हुई एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, तो तब भी आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट भी आजकल की बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हुई है। आप ये ना समझिए, अब हमारा अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट का माइंड क्या है कि भाई वनडे में हम लोग 260-270 कर लें, हम लोग जीत जाएंगे। भाई वो टाइम चला गया है। जब तक आप 300 प्लस नहीं करेंगे, 350 प्लस नहीं करेंगे, तो आप सेफ नहीं रह सकते। आपकी बॉलिंग समटाइम क्लिक करती है और समटाइम नहीं करती क्लिक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी मुल्तान पे मजीद ये बात करना चाहेंगे, आपने ओवरऑल उनका स्क्वाड भी देखा, कम्बिनेशन भी देखा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्वाड की सिलेक्शन में भी इनसे गलती हुई इस दफ़ा? इन्होंने काफ़ी बड़े नाम जो इनको 4-5 साल से जिता रहे थे वो इनका पार्ट थे, इस दफ़ा नहीं थे, जिसमें रिली रूसो एक बड़ा नाम था, मोहम्मद अली इनके साथ नहीं थे। फिर इसी तरह सबसे बड़ी हमने इनके कोच की बात की कि जब इतना बड़ा नाम एंडी फ्लावर, वो भी इनके इस दफ़ा डगआउट में नहीं था, तो ये ओवरऑल इनके वो टीम जेलन ही नहीं हो पाई।
देखें ये तो सिंपल सी बात है, अगर रूसो नहीं था, रूसो कोयटा में आ गया। इन्होंने पहली बात तो ये है कि इनको जो परफॉर्मर था इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों इन्होंने छोड़ा इसको, कि यार वो सिंगल हैंडेडली लेके जा रहा था जी। और उसके बाद आप ये देखें कि मेरी समझ से बाहर है कि उस्मान क्या क्रिकेट खेल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यार वो उस तरह नहीं खेल रहा, लेकिन आप ये देखें थोड़ा सा तो होता है, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है कि जी एक टांग ऐसे है एक टांग ऐसे है कि लो भाई आ जाओ, इसी तरह शॉट मार रहे हैं, इसी तरह का शॉट मारे। अभी 3 बॉल होते नहीं है, विकेट जैसा मर्जी है वो निकल के मारनी शुरू कर देते हैं। कि भाई अगर टीम ने आपको नंबर 3 पे खिला रहे हैं, जैसे यूनुस भाई नंबर 3 पे खेलते थे, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार वो कहते हैं ना कि भाई ये टीम की रीढ़ की हड्डी होती है नंबर 3 जी। इसने टीम को लेके भी चलना है और अपना स्कोर भी करना है। उस्मान को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई इस टाइम अगर मेरे पे जिम्मेदारी दी है, इससे पीछे वाले पीएसएल में मैं नंबर 4 नंबर 5 पे खेल रहा था, उधर आप इस तरह की क्रिकेट खेलो, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड में भी आपने इस तरह की क्रिकेट खेली है, आपको इतनी समझ आनी चाहिए, इवन ओपन किया चाहे अगर कुछ भी है। अगर आपने न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया तो आप अगले मैच बाहर बैठे हो, क्यों बैठे हो? कि भाई आपकी टीम को ही कॉन्फिडेंस नहीं है आप पे कि यार इसने अगले मैचों में परफॉर्म करना है कि नहीं करना। अगर ये ऊपर से ऐसे आउट हो गया, हम लोग प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये चीज जब तक उस्मान नहीं सोचेगा तो ये स्ट्रगल करेगा। ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये सारा रोल जो डिपेंड करता है ना, वो रिजवान पे डिपेंड करता है कि रिजवान कैसे सब प्लेयरों को लेके चलता है। जब तक रिजवान सबको एक क्लियर उसका रोल नहीं देगा तो रिजवान भी स्ट्रगल करेगा, रिजवान की फ्रेंचाइज भी स्ट्रगल करेगी, इसलिए कि वो ऊपर नहीं जा सकते। आप ये देखें कि जब ये फाइनल खेल रहे थे, इनके पास कौन कौन से प्लेयर थे, उन्होंने सबको, एंडी फ्लावर ने सबको सबके रोल दिए हुए थे कि भाई ये हम मुझे चाहिए। रूसो था, शोएब मकसूद थे, मतलब ठीक है। वो अब जो मुझे लोग थे, ये नहीं समझ आई, धानी थे इनके अब साथ। मुझे एक बात बताएं, शोएब मकसूद किस वजह से बाहर हुआ है मुल्तान सुल्तान से? मुझे ये बताएं। वो एक बंदे ने टॉप किया हो, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान को फाइनल खिलाने वाला वो बंदा सिंगल आया था उसने, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद भी, और मुझे नहीं पता कि उसको कितनी ऑफर्स आई होंगी कि भाई हमारी फ्रेंचाइज में आ जाओ, हमारी फ्रेंचाइज में आ जाओ। मैं तो समझता हूँ कि शोएब मकसूद से, बल्कि शोएब मकसूद से पहले मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने फ्रेंचाइज की मान के दूसरी फ्रेंचाइज में नहीं गया कि नहीं यार मैंने इनके साथ, मैं सिंसियर हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। बात वही है कि हल्की सी 1-2 मैचों में परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, उन्होंने ठा करके मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन एज ए प्लेयर मैं कहता हूँ शोएब मकसूद ने मेरी तरह बेवकूफ़ी की है कि अगर उसको ऑफर आई थी तो उसको फौरन दूसरी फ्रेंचाइज, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तो सर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी वो देखे ना कितना अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद मुझे भी पता है कि दूसरी फ्रेंचाइजें बुलाती हैं कि भाई आ जाओ, वो ऑफर्स भी देती हैं कि भाई आ जाओ। लेकिन मेरे से पहले मेरा ख्याल है कि मैं तो हूं ही बेवकूफ़ कि यार मैंने, वो एक होता ना कि सिंसियर, कि यार मैं अब इन लोगों के साथ, आपने इन लोगों के साथ यार मैं सिंसियर हूं, मैंने नहीं जाना यार, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे फ्रेंचाइज भी कहती भाई परफॉर्म करो, नहीं तो आगे आप। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कई ऐसे चेहरे भी हमें नजर आते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बट फिर भी वो आंख का तारा रहते हैं। तो सर आंख का तारा वो इसलिए रहते हैं ना कि कप्तान उनका होता है, प्लेयर सीनियर उनके होते हैं, ठीक है। उनको प्रॉब्लम किससे होती है कि भाई जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जो परफॉर्म कर रहा होता है उससे प्रॉब्लम होती है कि यार अगर इसने परफॉर्म कर दिया, 1 साल और कर दिया, फ्रेंचाइज इसको ज्यादा, वो कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल देगी, हमारी सुनी नहीं जाएगी, तो ये टीम मीटिंग में भी इसकी सुनी जाती है, हर जगह इसकी सुनी जाएगी, तो फिर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर इसलिए में भी कहीं ऊपर कमबैक ना कर जाए, इसलिए वो कप्तान को भी टेंशन रहती है, ठीक है, फ्रेंचाइज के कि यार इसको नहीं, इसको जरा आगे मूव ऑन करते हैं। ब्रेक से जाने से पहले जरा इफ्तिखार का भी बता दें, आप भी मिडिल ऑर्डर रहे हैं और इफ्तिखार पे भी बड़ा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने 5-6 साल, जब से आप इवन बाहर हुए हैं उसके बाद ही साथ इफ्तिखार आपकी जगह पे आगे खेलना शुरू हुआ है।
शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई मैच याद नहीं पड़ता कि इफ्तिखार ने पाकिस्तान को वो उस नंबर पे आके जिताया हो। लेकिन चले फिर भी रीज़नेबल परफॉर्मेंस थी, बट अब 1.5-2 साल से तो हमें ना इंटरनेशनल में नज़र आ रही है, अब टीम से भी ड्रॉप है, तो अब तो आपको PSL में भी नज़र नहीं आ रही। अब मैं तो सिर्फ इफ्तिखार नहीं है, जब से मैं बाहर हुआ था इफ्तिखार है, फिर उसके बाद आसिफ अली है, हाँ खुशदिल शाह फिर है, खुशदिल शाह, इन तीनों हैदर को अली। इन्होंने 2-2 3-3 साल 2.5-2.5 साल खिलाया है। और इफ्तिखार ने अगर 100 भी किया आई गेस्ट वनडे में या T20 में 50 भी किया है। आप ये देखें कि किसी भी मिडिल ऑर्डर ने अगर 50 या 100 किया है, उसने कौन सी कंडीशन में किया है, ठीक है, कि मुश्किल कंडीशन में नहीं किया। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैंने परफॉर्म किया मेरे जैसा परफॉर्म, नहीं भाई, उस परफॉर्मेंस का फ़ायदा तब है जब आप मैच जीतते हैं। मैच सारा डेड हो गया, आपने अपना 50 कर लिया, अपना 100 कर लिया, और उन टीमों के खिलाफ किया कि यार जो समझ लें C-D टीमें, पता तभी चलता है कि जब आपकी अगेंस्ट आपके उनकी जो नंबर 1 टीम होगी, आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करें तो तभी मजा आता है। उसके अलावा उमर भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपकी वजह से टीम जीतनी चाहिए, जो नंबर 5-6 वाला नंबर है, आपका था, शायद अफरीदी का, अब्दुल रज़ाक का था, मैं आपको यही बता रहा हूँ, बड़ा क्रूशल नंबर है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि फायदा तभी है। आप ये देखें कि मैं कितने मैचों में, वनडे में या T20 में, मैं 100 भी कर सकता था और मैं 50 भी कर सकता था। मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, किसी को भी दिखा दें आप। लेकिन क्या था कि जरूरत थी ना वहां पे बाउंड्री मारने की, तो मैं बाउंड्री मारने गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े प्लेयरों ने जो मेरे साथ खेल रहे होते थे, कि उन्होंने एक चीज बताई थी कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंडिविजुअल आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देंगे, क्राउड भी आपकी इज्जत करेगा, फैंस भी आपकी इज्जत करेंगे। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि भाई मैं 48 पे खेल रहा हूँ या 49 पे खेल रहा हूँ, या मैं 94 पे खेल रहा हूँ T20 में, या वनडे में खेल रहा हूँ 96 पे खेल रहा हूँ। तो जरूरत क्या थी कि यार नहीं, इस टाइम मुझे ये एवरेज मेंटेन रखनी है। हाँ। तो मैं वो मेंटेन रखने के चक्करों में अगर आउट होता था तो मुझे कोई ये नहीं होता था कि यार क्यों। अक्सर मुझे घर से फोन आते थे कि यार तू अपना स्कोर कर लेंदा, 100 करना चाहिए, 100 करना, 100 कर लेंदा, 50 कर लेंदा, तेनू केड़ी, तू कल्ला ही पाकिस्तानी है। तो मैं उनसे कहता था कि यार कुछ नहीं होता, मैं वो एवरेज मेंटेन करनी सी, हो गया। अल्लाह ताला ने जिन्ना करवाता, और ये मेरा ख्याल है कि ये अप्रोच जब तक नहीं आएगी तो टीम के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके ज़रा कराची किंग के वाले से बात करते हैं कि वो जीत तो गए हैं, बट कई उनकी तरफ से भी हमें लैप्सेस नजर आए, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं PSL क्रिकेट के वाले से। अच्छा, ये जिस तरह बात की तो कराची की भी बात करते हैं। एक वाइड कैप्टन था, बाकी 5 फ्रेंचाइज का हमने देखा, पाकिस्तानी कैप्टन थे, बट इनका हमने डेविड वार्नर को देखा। कराची रीज़नेबल परफॉर्म कर रहा है इस दफ़ा, लास्ट 2-3 सीज़न में बिल्कुल बॉटम पे नज़र आए, बट इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बुरी परफॉर्मेंस भी होती है, अच्छी भी होती है। तो ओवरऑल आपको इनका कम्बिनेशन कैसे लग रहा है और डेविड वार्नर की कप्तानी कैसे देखते हैं? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात बताऊं इरफान भाई, इस टाइम आप ये देखें, जिस तरह की वार्नर ने कल बारी खेली, एक ओवर खेला, 24 किया उसने ऑलमोस्ट सब टीमों को वेकअप कॉल दे दी है। ख्वाह कि उसके नीचे खेलने वाले जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हमारे, वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे। ब्रेस्टॉल को 24 रन लगाए उन्होंने। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो मेरे अंदर से फीलिंग्स आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि कराची फाइनल खेलेगा। जिस तरह की वो लेवल की टीम खिला रहे हैं जी, सिर्फ उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो चौथा और पांचवा, हाँ वो सॉरी चौथा और छठा नंबर जो है ना, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा। समझ रहे हैं आप? उमैर बिन यूसुफ वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसका भी कसूर नहीं है ना, ओपनर है, तो आप उसने उसके नंबर चेंज किया हुआ है ना। मेरी बात सुन ले, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 बंदों ने परफॉर्म कर दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कि ये फाइनल खेल सकती है, क्योंकि इनका बॉलिंग यूनिट जैसा है, इनका बैटिंग यूनिट जैसा है। सिर्फ चौथा और छठा, चलिए नाम बताए ना, कौन से 2 वीकर लिंक है आपकी नज़र में? इनकी टीम का वीक लिंक क्या है? सर नंबर 4 पे जो खेल रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहा। इरफान खान न्याजी की बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह इरफान खान न्याजी देखें, खुशदिल शाह की नहीं खुशदिल शाह तो देखें, अगर खुशदिल शाह 13 बॉलों पे 33 ना करता तो मेरा ख्याल 200 भी नहीं होना था।
ये तो नाम बता देना लोगों को, तो समझाए तो सही आपके कौन से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका। देखिए जैसे इरफान प्रॉब्लम खान नियाजी, मुझे एक बात बताएं, 33 बॉलों पे 40 जी बनता ही है? आप मुझे बता दें आजकल के क्रिकेट में, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ठीक है, इसको ये चाहिए कि भाई कम से कम अगर 33 बॉल तूने खेल ली हैं तो कम से कम 60-65 प्लस करेगा तो ऑटोमेटिकली और इसका तो 250 रोल ही होगा। यही है, इसका तो टीम में रोल ही यही है। मैं वही बता रहा हूँ 250 प्लस होगा, ठीक है। और खुशदिल शाह की, अगर मुझे इतना पता है कि जैसा वो कर रहा है, लेकिन वो खुशदिल शाह पे भी उस तरह का प्लान नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, आप ये देखें, खुशदिल शाह को इधर भी बॉल आता है ना, वो इधर टारगेट कर रहा है जी, लेग पे मार रहा सारी, ठीक है। अगर थोड़ा सा और बाहर, थोड़ा सा दूर करके आप वेरिएशन के साथ करें, ये वाली साइड पैक कर देना, तो मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह हो जाएगा, ठीक है। अभी तक उसने एक्स्ट्रा कवर या इधर एक भी स्कोर नहीं किया। आप उसका पूरा टूर्नामेंट स्क्वायर पे मार रहा है, इधर सामने नहीं, उस साइड पे इधर नहीं मार रहा या इधर नहीं मार रहा वो, ठीक है। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर ये 2 बंदों ने परफॉर्म कर दिया ना, जो कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि यार ये करें परफॉर्म उस तरह का जो टीम की डिमांड है, मैं आपको यकीन माने कि ये जितनी बैलेंस साइड इस टाइम हुई पड़ी है और जिस तरह की वार्नर कप्तानी कर रहा है जी, और सब लड़कों को एक बूस्टअप कर रहा है कि नो डाउट कि वो, आपको पता है इस टाइम पूरी लीग का वो सीनियर प्लेयर चल रहा है और वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कप्तान। तो वो कोई नहीं कह रहा कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो करें। अगर आप ये देखेंगे जब वार्म अप कर रहे होते हैं तो वो हंसी मजाक कर रहा होता है, उसको पता है कि लड़कों से कैसे काम लेना है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये डेंजरस साइड है सिर्फ ये 2 बंदे। और खास तौर पे जेम्स विंस का जो रोल है, मैं आपको वही बता रहा हूं ना, जब रन्स भी कर रहे हैं, टीम जीत भी रही है, तो आपको बता रहा हूं ना बड़ी आउटस्टैंडिंग कि है। नंबर 4 परफॉर्म कर दे और नंबर 6 अगर तो नहीं हो रहा इन दोनों से नहीं हो रहा, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि नबी को 6 पे ले आए, ठीक है। नबी को 6 पे ले आए तो आप ये कह लें कि एक ऊपर से फॉरनर बाहर बिठा के, या तो फिर आप एक फॉरनर और खिला सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी कोचिंग पे और उनके कप्तान पे कि भाई वो कैसे अपनी टीम को लेके जाते हैं आप। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको फाइनल खेलना चाहिए कि, और खासतौर पे मैं जैसे बात करूं जेम्स विंस की, आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है। टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की, ओडीआई में आया, फिर T20 लीग खेलनी शुरू की, और अब यहाँ से देखे ना, आप यहाँ से देखे ना कि उसने टेस्ट क्रिकेट खेली, तो टेस्ट क्रिकेट में उसने टेस्ट को टेस्ट समझ के खेला, वनडे में आया उसने वनडे को वनडे समझ के खेला, T20 में आया उसने T20 को T20 समझ के खेला। फिर आजकल की क्रिकेट में वो लीगें जो खेल रहा है जी, वो उसके मुताबिक खेल रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि भाई मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम नहीं करना। वो उसने अपने आप को कैसे चेंज किया है। तो भाई हम लोग क्यों नहीं चेंज कर सकते? हम लोग कैंप तो लगा लेते हैं, कि भाई हमने पावर हिटिंग का कैंप लगा लिया, हमने फिटनेस का कैंप लगा लिया। और भाई जब तक आप उनके दिमाग में गेम अवेयरनेस नहीं डालेंगे कि हाँ, दिमाग में बात नहीं डालोगे, गेम अवेयरनेस नहीं डालोगे, तो भाई वो कैसे परफॉर्म करेंगे? ऐसे ही है। जैसे मैंने पिछले शो में आपको बोला कि यार आपके हाथ में बॉल है, ये बल्ला पड़ा है, मैं आपकी तरफ फेंकूंगा तो आप मार तो लोगे। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार इस बॉल को इधर आपने मारना है या इस बॉल को आपने इधर मारना है जी, तभी उस चीज का फायदा होगा ना। अगर आपने 8 स्कोर की एवरेज से करना है स्कोर, या 12 स्कोर की एवरेज से करना है, तो जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा एज ए कोच या एज ए बैटिंग कोच, आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने ये करना है और आप अंदर जाके हर ओवर में 8 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो एवरेज कहां पे जाएगी? मुझे ये बताएं, 17 पे, 18 पे? भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है या लीग क्रिकेट है, हर ओवर 18-20 का नहीं लगता जी। जब अगर 12 की एवरेज आप 11 कर लो, 10 कर लो, उसको कवर करो, 10 हाँ। कर लो, आप बीच में 1-2 ओवर ऐसे आते हैं कि आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आपका ठा करके मैच डेड हो जाता है। ये सारा डिपेंड करता है कोचिंग स्टाफ पे और जो कप्तान होता है उस पे डिपेंड करता है। आप ये देखें कि वार्नर ने जो पहला ओवर खेला है उसके बाद सारे कह रहे थे कि यार इसने डे में बैटिंग कर ली, ये इतना रफ है, ये ब्रेक होगा, ये होगा। उसने पहला ओवर 24 का लगाया है, कमेंटेटर को भी वेकअप कॉल चली गई, उनके ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव चला गया, दूसरे ड्रेसिंग रूम में वेकअप कॉल चली गई, यार ये तो आज मार देगा हमें।
और उसी ने मैच उधर ही उनसे अवे ले गए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी शामिल करते हैं, काफ़ी 1-2 दिनों से हमने शामिल नहीं किया। ताहा जेलम से पूछ रहे हैं जी, ये पाकिस्तान इंडिया का जो सारा चल रहा है उस टाइम मामला, हालात कशीदा हैं, इस पे शेखर धवन का बयान आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर अफरीदी बॉर्डर पे गए और उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दी कि आप शेखर धवन साहब इधर आएँ, आपको हम पहले तो हार जीत तो बाद की बात करते हैं, पहले आपको चाय पिलाते हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई उमर अकमल ने इस सारे हालात के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो आपका क्या कहना है इस मामले के ऊपर? हमारे ऊपर बैठे हुए माशाल्लाह पाक आर्मी बैठी हुई है, वो जवाब देगी इनको। चलें, बिल्कुल ठीक है। और हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं जी, और पाकिस्तानी हम सब यूनाइटेड है इंशाल्लाह ताला अपने और मुल्क का इंशाल्लाह ज़रूर दफा मुझे करें। पूरी उम्मीद है कि हम माशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान पाक फ़ौज पे ही खड़ा है और इंशाल्लाह पाक फ़ौज कभी भी पाकिस्तान का फ्लैग नीचे नहीं आने देगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर ही रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ता क़यामत पूरी दुनिया में रहेगा। मैं तो यही बोलूँगा इंशाल्लाह कि मैं इंशाल्लाह अपनी हर ट्वीट में एंड में यही लिखता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके आज जो मैच खेला जाएगा उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, ज़ल्मी का खेला जाएगा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। सबसे बेस्ट साइड नज़र आ रही है, पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, पर लास्ट जो एक डिफीट हुई है उससे थोड़ा बहुत तो कहीं कॉन्फिडेंस उनका भी शैटर हुआ होगा, जोल्ट ज़रूर हुए होंगे डग आउट के अंदर कि हम जो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम 4-4 5-5 चेंजिंग करते हैं अपने स्क्वाड के अंदर, फिर भी हम जीतते हैं। तो एक दफ़ा उनको ना लाहौर ने हिला दिया। अब ज़ल्मी की बात करें जी, बाबर आजम और उसकी टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो भी सेकंड वो टीम नज़र आ रही है शायद जो बाहर हो जाएंगे। विक्ट्री सिर्फ 2 मिली हैं। क्या लगता है क्या अप्रोच होगी और क्या पॉसिबिलिटी है उनकी आज के मैच में? देखिए अगर तो आप कह रहे हैं ना कि पहले पेशावर, तो मैं यही बोलूँगा पेशावर को कि यार वो टॉस जीते, ठीक है, और पहले बैटिंग करे। हाँ, दिमाग में होगा कि यार बारिश हुई है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और हम लोग शायद ना खेल पाएँ। मैं जो एज ए बैट्समैन, देखें एज ए बैट्समैन सबके दिमाग में होता है कि यार मॉइस्चर होगा, हम कैसे खेलेंगे। भाई आप ये देखो कि मॉइस्चर होगा ना तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि बॉल लग के थोड़ा सा रुक के आएगा तो आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। जब वो विकेट हल्का सा भी ड्राई होगा ना तो क्रिकेट लैंग्वेज में वो कहते हैं कि यार इसमें खड्डे पड़ जाएंगे जी। जब वो खड्डे पड़ेंगे तो जब आपकी बॉलिंग स्टार्ट करेगी ना तो जब वो खड्डे में लगेगा ना बॉल, तो वो खेला नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने भी आप समझ लें फर्स्ट क्लासों में कप्तानियाँ की हुई हैं, 4 डे में, 1 डे में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था। ठीक। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद नंबर 3 पे जाता था तो सारे कहते थे कि जी यह तो गिले विकेट दे, तुसी पारी क्यों लैनी। तो मैं उनको ये कहता था कि सिर्फ मुंह वाले बॉल को आपने कुछ नहीं कहना, जो मुंह में बॉल है ना आपने उसको कुछ नहीं कहना, जोर से नहीं मारना, आपने सिर्फ उसको बल्ला लगाना है। बिल्कुल ठीक। हल्का सा पीछे होगा ना बॉल, कट पुल इस पे आपने नहीं छोड़ना। तो अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेशावर ज़ल्मी खेलेगी ना, ये मैं आपको साफ कह रहा हूं कि पेशावर ज़ल्मी अगर 150 प्लस भी कर देगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है जैसी बॉलिंग उनकी चल रही है, जैसा अली रज़ा बॉलिंग कर रहा है, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के लिए मुश्किल होगी। और क्योंकि इस वजह से कि वो पिछला मैच हारे में है, अगर तो इसमें इस्लामाबाद एक काम करता है कि आज़म को ज़रा एक मैच के लिए रेस्ट देती है, दूसरे विकेट कीपर को खिलाती है जो कि वो एज ए बैट्समैन खेल रहा है, उससे कीपिंग करवाती है, तो आगा सलमान को भी अंदर लेके आए, उसको क्या नाम है उसका, हैदर अली तो ऑलरेडी खेल रहा है, एक और अगर फास्ट बॉलर यहाँ पे ऐड कर लेगी ना तो मैच ज़्यादा मज़े का होगा, या एक ऑलराउंडर और ऐड कर लेगी। अच्छा, ये हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बात कर ही रहे हैं, ज़ल्मी की मैं बॉलिंग की ज़रूर बात करना चाहूँगा। हर मैच में 4 बॉलर के साथ, 4 रेगुलर बॉलर के साथ जा रहे हैं और 5वें बॉलर के तौर पे वो साइम अयूब को यूज़ कर रहे हैं। अब ये हो नहीं सकता कि जिस टीम के पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज हों वो बचें। जो 2 मैच जीती भी है पेशावर ज़ल्मी, उसमें आरिफ यकूब का बड़ा ख़ास रोल था और हम देख रहे हैं कि उसको भी कभी खिलाया जाता है, कभी नहीं खिलाया जा रहा। मेहरान मुमताज़ इनके डगआउट में बैठा है, सुफियान मुकीम इनकी टीम में है, तो 2 इस तरह के और स्पिनर इनके पास अच्छी क्वालिटी के हैं आरिफ यकूब के साथ, टोटल 3 है, बट उनको ये खिला नहीं रहे। तो आपके ख्याल में होना नहीं चाहिए कि 2 स्पिनर के साथ जाएं ताकि इनकी बॉलिंग कम्बिनेशन, पेसर तो है ही हैं अच्छे इनके पास। देखें ये डिपेंड करता है इनके कोचिंग स्टाफ पे, वो कैसे कि भाई कप्तान के साथ बैठे कि भाई 4 तो तुम्हारे पास हैं बॉलर रेगुलर,
ठीक है, बाकी पीछे रह गए 4 ओवर। अब तुमने कैसे इनको यूटिलाइज करना है कि साइम अयूब को जैसे ही एक आउट हुआ है, साइम अयूब को या हुसैन तलत को ठा करके एक ओवर, उधर से ठा करके एक ओवर, 2 ओवर हो गए, जैसे ही कोई आउट हुआ तो आपने इनको इस तरह सेव करना है जी। ये नहीं करना कि भाई बैट्समैन सेट हैं तो भाई साइम अयूब आ जाओ, हुसैन तलत आ जाओ, वो तो फिर आप कह लेंगे सीधी सीधी मौत है कि भाई आप पेशावर ज़ल्मी की भी आप कह लेंगे फ्रेंचाइज की मौत है कि यार ये क्या हो रहा है। ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि यार अगर मेरे पास बॉलर शॉर्ट है, मेरे पास पार्ट टाइम बॉलर है, उनको मैंने कैसे यूटिलाइज करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मेन बॉलरों को आपने एंड में लेके जाना है या स्टार्टिंग में आपने करवाना है कि हाँ भाई आपको पता है कि भाई सर्कल जैसे ही खत्म होगा तो कोई ना कोई एक आउट होता है, अगर नहीं भी आउट होता ना तो आपका सर्कल खुलता है, सारे फील्डर बाहर होते हैं। अगर आप उस वक्त भी साइम अयूब को या हुसैन तलत को लेके आते हैं तो तब भी आपका ये समझ लें कि जीत होगी कि वो अंडर 10 ओवर अपना निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर 10 रन के अंदर अंदर वो ओवर निकाल देते हैं ना तो ये समझ लें कि पेशावर ज़ल्मी के लिए वो मिडन है ओवर। समझ रहे हैं। अगर वो 10 से ऊपर जाते हैं या 15 से ऊपर जाते हैं ना तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। अगर उनका एक ओवर निकल गया है तो बाबर से मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि दोबारा चांस मत ले कि यार एक ओवर इनका अच्छा हो गया तो मैं एक और यहाँ पे करवा दूं। हाँ। ये काम ना करे। अगर उसने दोबारा करवाया तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो ओवर बहुत बड़ा लगेगा, तो आप मैच में कमबैक नहीं कर पाएंगे। लास्टली ये बताइए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत हमेशा मैंने कहा कहीं कॉन्फिडेंस तो था, कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था कि 4-4 चेंजिंग हर मैच में कर रहे हैं और वो जीत रहे थे, बट लास्ट मैच में उनको एक अच्छा खासा जोल्ट मिला होगा। अब आपके ख्याल में अब आप उनको अपनी जो प्लेइंग 11 फाइनल प्लेइंग 11 है, क्योंकि अब वो आगे प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आगे क्वालिफायर और फिर फाइनल की तरफ जाना उन्होंने, अब फाइनल 11 पे आ जाना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है कि फाइनल 11 में आना चाहिए और जिस तरह का वो विकेट कीपर परफॉर्म कर रहा है मेरा ख्याल है कि उससे विकेट कीपिंग करवानी चाहिए। नो डाउट आज़म अच्छा प्लेयर है, लीगों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, लेकिन अभी वो नहीं परफॉर्म कर रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड उससे बात करे कि यार ठीक है अगर आपसे नहीं हो रहा परफॉर्म, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम आपको 1 या 2 मैच बिठाना चाह रहे हैं, उसको बिठा देंगे, तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है। आप जो विकेट कीपर है आप उससे कीपिंग करवाएं जी। अगर आप उससे कीपिंग करवाएंगे तो आपकी समझ लें कि प्लेइंग 11 जो अगले मैचों में होगी वो आप समझ लें कि फाइनल तक आप वही रखें। अब मेरा ख्याल है चेंजिंग इनको नहीं करना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़म को 1 मैच के लिए रेस्ट देना चाहिए क्योंकि उससे आपने ओपन भी करवा के देख ली है। हाँ, सब नंबरों पे आपने उसको सब नंबरों पे खिला के देख ली है, लेकिन बात वही आ जाती है, ये शदाब पे डिपेंड करता है, उनके कोचिंग स्टाफ पे डिपेंड करता है कोच उनके क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं ये सोचता हूँ कि आज़म को 1 मैच के लिए बाहर बैठना चाहिए या 2 मैचों के लिए बैठना चाहिए। अगर ये कीपर अच्छी फॉर्म में है तो अगर ये 7 विकेट कीपिंग कर रहा है तो और आपको क्या चाहिए एज ए कप्तान। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे पास हो यार, अगर मेरा मेन बंदा जिसने पिछले साल परफॉर्म किया फ्रेंचाइज की तरफ से अगर इस साल वो नहीं कर रहा तो इसमें बुरी बात नहीं, मैं उससे जाके बात करूंगा कि यार चलिए ये तो अच्छा बुरा टाइम आता है, बट टीम कम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैच आज जाएगा, एक्सपेक्ट करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा क्योंकि दोनों स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमने क्वालिफाई करना है। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।